नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी ने की महाबैठक, फारूक महबूबा समेत 14 नेता शामिल। एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे। जाकिर नाइक के करीबियों से जुड़े धर्मांतरण गैंग के तार, जांच एजेंसी को मिली 33 लोगों की लिस्ट। ममता की याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट में निर्णय सुरक्षित, जज बोले न्यायिक तरीके से होगा फैसला। राकेश टिकैत की केंद्र को चेतावनी, कहा 4 लाख ट्रैक्टर भी यही, 25 लाख किसान भी यही, 26 तारीख भी आती है हर महीने। और कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने का नहीं मिला कोई साक्ष्य, नए म्यूटेंट से कोरोना संक्रमण का खतरा है। पहली खबर कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ बातचीत की। ये बैठक आज दिल्ली में पीएम आवास पर हुई, जिसमें पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बीच जम्मू कश्मीर और एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट भी जारी किया गया। डॉक्टर साहब, इस बैठक के जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए क्या मायने हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है कि चूँकि कश्मीर एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी के रूप में, एक विवाद के रूप में पेश किया गया हिंदुस्तान के पत्रकारों के द्वारा, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज खास करके लुटियन गैंग के द्वारा। तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और ये जो मीटिंग हो रही है वो एक ऐतिहासिक इवेंट है, हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के जरिए आप बड़े से बड़े विवाद को खत्म कर सकते हैं। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? इस मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल ही साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और सब लोगों का उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो गिलगिट के पीओके के लोग हों या फिर कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो अलग अलग तरह के जो ट्राइबल्स हैं कश्मीर के अंदर रहने वाले, इन सब को एक रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तान के आइन के तहत बाकी राज्य हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर और लेह भी हिंदुस्तान का एक राज्य बन जाए और वहाँ पे उसी तरह की व्यवस्था हो जैसा कि और दूसरे राज्यों में हो। तो अब इसके लिए जो सबसे बड़ी सहमति की ज़रूरत है वो ये है कि वहाँ पे डिलिमिटेशन का मतलब ये हुआ कि जो चुनावी क्षेत्र जो होते हैं वो किस तरह से उसको बनाया जाए, इस पे सहमति ली जा रही है। और अगर प्रधानमंत्री की योजना कामयाब हो जाती है तो यकीन मानिए कि वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। जी, तो कहते हैं जिसका इतिहास जितना दर्दनाक हो उसका भविष्य उतना ही संवरता है। केंद्र सरकार ने भी जम्मू कश्मीर का भविष्य संवारने की पूरी तरह से ठान ली है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। धर्मांतरण से जुड़े मामले की पूछताछ में यूपी एटीएस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। उमर गौतम और काजी जहांगीर से हुई पूछताछ में ये पता चला है कि धर्मांतरण मामले के तार जाकिर नाइक से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कई और अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक उमर गौतम का कनेक्शन जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से सामने आया है। जाकिर की संस्था बैन से पहले इस्लामिक यूथ फाउंडेशन की फंडिंग करती थी। इस फाउंडेशन से जुड़े लोग भी उमर के संपर्क में थे। एटीएस की जांच में यह पता चला है कि धर्म परिवर्तन का ये खेल पिछले 2 सालों से चल रहा था। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा रैकेट है। देखिए, कुल 33 लोगों की लिस्ट जो है वो सामने आ गई है कि किस तरीके से जाकिर नाइक का ये संगठन धर्मांतरण के इस रैकेट में शामिल था। जिस दिन ये खबर आई थी कि 2 मौलवियों को पकड़ा गया है जो 1000 से ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं कि फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को वो मुस्लिम बना चुका है, उसका धर्मांतरण कर चुका है, उस दिन ही हमने कहा था कि ये तो सिर्फ वो जो आइसबर्ग का जो है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी और भी कई सारे राज खुलने वाले हैं।
वो इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से पैसे पाकिस्तान से, वेस्ट एशियन कंट्रीज से, यूरोप की कंट्रीज से इन समूहों को आता है, जिस हिसाब से आपने देखा किस तरह से शाहीन बाग के मसले में पीएफआई ने 200 करोड़ रुपए सिर्फ एक सप्ताह के अंदर वो यूपी के अंदर वो बांट रहा था कि ताकि हर शहर में आग लग जाए। तो ये जो साजिश है, ये जो पूरी की तरह से एक पूरा एक नेटवर्क जो काम करता है, इसका खुलासा होने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन आप देखिएगा कि चूंकि अब एक सिरा इस पूरे गैंग का मिल चुका है, आगे आने वाले 6 महीने तक हर दिन कुछ न कुछ इसमें डेवलपमेंट होते जाएंगे और कम से कम हर राज्य के अंदर हजारों लोग इस तरह के मिलेंगे जो इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी साजिश डेमोग्राफी को चेंज करने का, उसकी अभी बस शुरुआत हुई है। आगे आगे और भी कई सारे खुलासे होते रहेंगे। जी, तो जाहिर सी बात है कि इस खबर पर तो हमारे देश के लेफ्ट लिबरल कबाल गैंग के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अब खबर बंगाल पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दोबारा मतगणना कराने की मांग वाली याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति कौशिक चंद की अदालत में इस सुनवाई के लिए सीएम ममता बनर्जी भी वर्चुअल तौर से हाजिर हुई। जज ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत इस पर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि जज की ओर से फैसला सुनाने की तारीख का जिक्र नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चुनाव के बाद हुई मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से मतगणना कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। डॉक्टर साहब, अब तो 2 महीने होने वाले हैं, अब भी ममता के दिलो दिमाग में नंदीग्राम ही घूम रहा है। देखिए, नंदीग्राम में जो हार हुई ममता बनर्जी कि उसमें वो बौखला गई है। आज जो सुनवाई हुई है वो किस बात पे हुई है? इन्होंने अर्जी लगाई 18 तारीख को, फिर ये तय हुआ कि जस्टिस चांद के कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन आज मसला कुछ और था। मसला ये था कि ममता बनर्जी ने जज साहब के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। ये सवाल कर दिया कि जस्टिस चांद जो हैं वो दरअसल वो बीजेपी के आदमी हैं। कुछ तस्वीरें डेरेक ओब्रायन ने उसको वायरल की थी, प्रशांत भूषण ने हिंदुस्तान में उसको वायरल कर दिया। लेफ्ट लिबरल कबाल पूरा जो है वो उसके पीछे लग गया कि भाई ये जज जो है वो बीजेपी के आदमी हैं। तो उसी की आज सुनवाई हो रही थी। ये इन लोगों की मांग थी कि जज साहब अपने आप को इस केस से वापस ले लें। इस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो मालूम चला कि जज साहब भी हिलने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप ममता बनर्जी के वकील हैं। ममता बनर्जी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आप एक लॉ ऑफिसर हैं, आप ममता के वकील हैं, आप कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं, आप मंत्री भी रहे हैं। कोर्ट आपके ऊपर विश्वास कर सकता है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं विश्वास कर सकता? उन्होंने साफ साफ कहा कि दरअसल ये जो जस्टिस चांद की जो कहानी है वो जब वकील हुआ करते थे तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई केस लड़ा था। अब इनकी मांग ये है कि भाई इनको भी हटा दे। ममता बनर्जी इस तरह की डिक्टेटर की तरह काम करती है कि इनको लगता है कि सब जज भी उनका गुलाम हो जाए, कोर्ट भी उनके फैसले को, सिर्फ उनके ही फैसले को के साथ जो है फैसला सुनाए, कोई और उसमें कोई कुछ बोल नहीं सके। तो ये सारी चीज़ें ये इस बात को बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरीके से इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से वो परास्त हुई। जी, तो अपनी हार स्वीकार करना बड़प्पन की निशानी होती है और वो ममता बनर्जी के अंदर क्वालिटी नहीं है। इस वजह से वो 3 बार मुख्यमंत्री तो जरूर बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब बात स्वघोषित किसान नेता राकेश टिकैत की। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार को शर्म नहीं आती? उन्होंने साफ कहा कि कानून वापसी पर ही किसानों की घर वापसी होगी। टिकैत ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि सरकार ये बात याद रखे कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं, 25 लाख किसान भी यही हैं और 26 तारीख भी हर महीने आती है। डॉक्टर साहब, आखिर खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोच रही है? देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है, राकेश टिकैत के खिलाफ सरकार और कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक तो इलीगल रूप से वो प्रोटेस्ट चल रहा है,
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के केस में ये कह दिया था कि जो हाईवेज हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, वहाँ पे कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। इन लोगों ने 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान किया, लाल किले को अपवित्र किया, उसके बाद भी केंद्र सरकार चूड़ियां पहन करके बैठी रही। तो ये इस तरह की धमकी देना तो लाजमी बनता है। क्या अब वो ये कह रहा है कि भाई 26 तारीख को हम फिर से ये करेंगे? खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि आईएसआई बाकायदा उस साजिश में शामिल है कि जिस तरह से 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर उत्पात मचा था, तो 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को फिर से वैसा ही हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी। ये सारी जानकारियां एजेंसियों के पास है, दिल्ली पुलिस के पास है, केंद्र सरकार के पास है। एक्शन आप क्यों नहीं ले रहे? अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये इस तरह से ये गिदर भभकी जो है आपको झेलना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। दिस इज हाई टाइम केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा आदेश दे और ये जो तमाशा दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं इसको विराम दिया जाए। जी, तो एक बार गलती गलती मानी जाती है, लेकिन बार बार गलती करना पाप होता है और वही पाप केंद्र सरकार कर रही है और खासकर की देश की जनता के साथ। आखिरी खबर कोरोना से जुड़ी है। देश के शीर्ष स्वास्थ्य विज्ञानियों ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने का कोई साक्ष्य नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। देश के कई इलाकों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं, लेकिन भारत के शीर्ष चिकित्सकों और जीनोम सिक्वेंसर ने ऐसी आशंकाओं को निराधार ठहराया है कि ये म्यूटेंट कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह बन सकता है। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी राहत भरी खबर है ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि लोगों को ये डर समाया हुआ था, क्योंकि जो दूसरी लहर आई उससे बहुत नुकसान हुआ। देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो कोरोना के इस कहर से, उसकी लपेट में नहीं आया हो, और मौतें भी बहुत ज़्यादा हुई। हर घर परेशान रहा, कई लोगों को हुआ। तो अब जब ये तीसरी लहर की खबर आई तो लोगों के मन में और भी डर समा गया, क्योंकि हमने पहले को देखा कि वो तो थोड़ा कम था। दूसरी लहर में तो हम लोग बिल्कुल डिवास्टेटेड हो गए। अब तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा था कि ये और भी जो दूसरी लहर है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो अब ऐसे मौके पे इस तरह की खबर आना कि ये जो डेल्टा प्लस जो कोरोना है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तीसरी लहर के लिए, ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो एक जो अफवाह है, या फिर जो लोग बिना रिसर्च के और बिना कंफर्मेशन के जो खबरों को फैलाते हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि तीसरी लहर को लेकर के लोग इसलिए भी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा कहर ढाने वाली है। और अब जब इस तरह की खबर आ रही है तो वाकई ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।